बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं ये। और सबसे पहले पेज नंबर 183 पर एक क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें एक रिएक्शन है आपके पास 2a + b जो कि a to b बना रहा है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने आपसे कहा है कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन वो तकरीबन इस तरीके से लिखा हुआ R = K। ए की कंसनट्रेशन के ऊपर लगा हुआ है कोएफिशिएंट 2 और बी की कंसनट्रेशन। दो सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहली बात ये कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए K जो है इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या अनचेंज होगा, अगर आप क्या करते हैं ए की कंसनट्रेशन को डबल कर देते हैं या फिर बी की कंसनट्रेशन को डबल कर देते हैं। पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसने आपसे क्या कहा है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप ए की कंसनट्रेशन को डबल करें या बी की कंसनट्रेशन को डबल करें तो ऐसी सूरत हाल में रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी एक दफ़ा इसने आपसे कांस्टेंट का पूछा है, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी दफ़ा इसने आपसे पूछा है कि रेट के ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए जी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि देखिए ये था आपके पास रेट R = K, ए की कंसनट्रेशन एंड बी की कंसनट्रेशन। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, जो बात समझने वाली एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा इधर कि ये जो पावर है यहाँ नहीं यहाँ आएगी। ठीक है, अच्छा अब जो समझने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कि जो ये K है, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट और ये रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशंस के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये हर रिएक्टेंट के हिसाब से कांस्टेंट होता है अगर आपके पास स्पेसिफिक हो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस चाहे आप इसको डबल करें या हाफ़ करें, इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सही है, अच्छा जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट वो आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे। अगर आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं, चाहे वो ए की कंसनट्रेशन को कर रहे हैं या बी की कंसनट्रेशन को कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। जब वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो उनका कोलिजन बढ़ता है, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला पार्ट है जिसमें इसने हमसे किसका पूछा था, के का पूछा था, तो हम क्या आंसर देंगे कि के तो चेंज नहीं होगा, ये अनचेंज रहता है क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है उसके हिसाब से जो रेट होता है ना, रेट कांस्टेंट, ये फिक्स होता है। और अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो ये फिक्स ही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू वो इंडिपेंडेंट होती है कंसनट्रेशंस के ऊपर। लेकिन जो दूसरी बात है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन दोनों की कंसनट्रेशंस डबल होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर इनकी कंसनट्रेशन को आप डिक्रीज़ कर देंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। आप चाहें तो यहीं से इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, वरना आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो उसकी तरफ बढ़ती हूँ अब मैं। ये क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट का देखिए पेज नंबर 189 पर है। ये आपसे पूछता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। आपने कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, विद द हेल्प ऑफ एन एनर्जी डायग्राम। तो देखिए ये इसकी एनर्जी डायग्राम बनी हुई है एज इट इज़। ये आपको क्या बताता है कि जब आप टेम्परेचर जो है इसको नॉर्मल रखते हैं तो क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने के बाद इनमें से जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जो एक्टिव कोल्यूजन होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँच जाते हैं और आखिर में स्लोली ये डिक्लाइन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखते हैं ग्राफ जो है इसका कर्व स्लाइटली डिफरेंट आ रहा होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे ही आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते ही जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो आपस में एकदम से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोल्यूजन जो इफेक्टिव कोल्यूजन है वो भी बढ़ जाता है। अभी ज़्यादा स्पीड में आपस में रिएक्शन करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी इसका जो ग्राफ है फिर आप यहाँ पे इसका चेंज देख रहे होते हैं। तो अब आपने करना क्या है, ये वाली डायग्राम जो है ये बनानी है और लिखना कहाँ से, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ से लिखेंगे एज अ रूल ऑफ थंब, यहाँ से लेके फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन तक और उसके बाद एट टेम्परेचर T1 से लेके फोल्ड्स तक। तो अगर लिखना है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और ग्राफ की मदद से, क्योंकि इन्होंने कहा एक्सप्लेन करना, इसका मतलब ग्राफ भी बनाना है आपको और वर्डिंग्स जो है वो भी आपको इसमें साथ साथ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। एक क्वेश्चन है इनके पास, पेज नंबर है आपके पास 191। ये कहता है कि कोलिजन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलिजन में जो हिस्सा ले रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म भी कर लें। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर एक
बीकर है आपके पास और उसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं ये सब के सब रिएक्शन में हिस्सा लें और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर लें। ठीक है, तो ये कहाँ से लिखेंगे आप, इसको देख लीजिए। पेज नंबर 190 पर आ जाओगे आप सीधा। यहाँ से लिखेंगे मैनी रिएक्टेंट से लेकर वाइब्रेशनल एनर्जी तक। अब इसमें बात क्या कही गई है, ये वाली चीज़ आपको बता देती हूँ मैं। होता क्या है कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड करने के बाद कोई इफ़ेक्टिव रिएक्शंस कर सकें। इसकी वजह क्या होती है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो उनको रिपल्स करता है, धकेलता है पीछे की तरफ, जिसकी वजह से वो बाउंस हो जाते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कर लीजिए 2 टेनिस की बॉल्स हैं, उसको आपस में स्ट्राइक करेंगे, क्या होगा, वो पीछे बाउंस हो जाएंगी। वो रिएक्शन नहीं करी, वो बाउंस हो गई, बाउंस बैक हो गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे ही वो आपस में कोलाइड करेंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो उनको क्या करेगा, बाउंस बैक कर देगा। तो ऐसा रिजल्ट वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो बाउंस बैक हो गए। सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा लेंगे कि जिनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब बाउंस बैक करता है तो उनकी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी या अपनी काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए इतनी ज़्यादा होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो एनर्जी होती है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, वो उसको क्या करती है, सप्रेस्ड कर लेती है। यानी कहने का मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो कह लीजिए कि बाउंस बैक एनर्जी होती है, रिपल्सिव एनर्जी होती है, वो कम हो जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं और रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि तमाम कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, सिर्फ वहीं पर इफेक्टिव कोलिजन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो रिपल्सिव एनर्जी है उसके मुकाबले में जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हो और एज अ रिज़ल्ट रिएक्शन जो है वो क्या हो, प्रोसेस्ड हो जाए। तो ये तमाम बातें मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दी हैं। आखिर में ये वाली बात बताती चलूँ आपको कि जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बाउंस बैक वाली रिपल्सिव एनर्जी वो कम होती है, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होती है, फिर आगे प्रोसेस्ड करती है और उसके बाद जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनने की तरफ जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसके बावजूद अगर इसमें कोई बात आपको समझ ना आए तो से रिलेटेड कमेंट्स जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा मुझे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए और सेल्फ असेसमेंट्स को ये सोच कर किया करें कि ये रीजनिंग्स पेपर में आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।